अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व करेंगे अक्टूबर नवंबर 2022 केमिस्ट्री पेपर 22। ठीक है। अह, कुछ गाइडलाइंस ये हैं कि मेरा सोल्यूशन देखने से पहले आप क्वेश्चन को खुद ट्राई करें पहले, ताकि फिर आगे सोल्यूशन देखेंगे तो आपको फिर मिस्टेक्स का आइडिया होगा। जितना डिटेल में कर सकता था इसको उतना डिटेल करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। पीरियोडिक टेबल का सवाल है। ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस यूजिंग ओनली द सिंबल्स। अच्छा, हमें सिंबल्स सिर्फ इस्तेमाल करना है इधर आंसर में। ठीक है। ईच सिंबल मे बी यूज्ड वंस, मोर देन वंस, नॉट एट ऑल। सही। इज अ कैटलिस्ट इन हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस हमें पता है कि फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इसमें होती है। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। ठीक है। बेसिकली नाइट्रोजन हमारे पास हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म अमोनिया। ठीक है। इसको बैलेंस कर लेते हैं। 2 इधर लगा देंगे, 3 इधर लगा देंगे। ठीक है, बैलेंस हो गई। अब इसमें कैटलिस्ट कौन सा इस्तेमाल होता है, तो जनरल क्वेश्चन है। इसमें आयरन एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो आयरन यहाँ लिख देंगे। इज यूज टू मेक फूड कंटेनर्स बिकॉज ऑफ इट्स रेजिस्टेंस टू करोजन। तो रेजिस्टेंस टू करोजन हमने देखा था जब हम एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम हेमेटाइट पढ़ रहे थे। तो करोजन और लो डेंसिटी सारी प्रॉपर्टीज हमारे पास एल्युमिनियम के लिए यूज होती है। ठीक है। तो एल आ जाएगा इधर सिंबल। इज अबाउट 1% बाय वॉल्यूम ऑफ ड्राई एयर। ड्राई एयर में हमारे पास 1% के अंदर नोबल गैसेस मौजूद होती हैं। और नोबल गैसेस वाले ग्रुप में अगर जाऊं मैं देखूं तो एआर हमारे पास मौजूद है, तो आर्गन हो सकती है। ठीक है। एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हेमाटाइट, अगेन आयरन। ठीक है। आयरन हमारे पास एक्सट्रैक्ट होगा हेमाटाइट से। अभी पर डिस्कस किया। फॉर्म्स एन आयन विद अ चार्ज ऑफ -2। -2 का मतलब है कि हमारे पास ग्रुप 6 का एलिमेंट है। ठीक है। ग्रुप 6 के एलिमेंट में 6 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होंगे। वैलेंस शेल का मतलब आउटर शेल इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ग्रुप 6 का। ग्रुप 6 में देख लेते हैं कौन से मौजूद है। हमारे पास ऑक्सीजन मौजूद है। ठीक है, तो ऑक्सीजन इधर सिंबल आ गया ऑक्सीजन का आंसर। The question 2 by the question is about halogens and halogen compounds. Draw dot and cross diagram to show the arrangement of electrons in a chlorine molecule. ठीक है, क्लोरीन मॉलिक्यूल का डॉट एंड क्रॉस बनाना है हमें। अच्छा, अभी हमने ऊपर क्लोरीन को देखा कि क्लोरीन है हमारे पास ग्रुप 7 में हेलोजन है। ठीक है। एक आउटर मोस्ट 7 आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो क्लोरीन, दो क्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड होता है। तो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन में हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन होंगे ईच क्लोरीन का, और एक बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है, तो क्लोरीन 2 बना दिए। डॉट एंड क्रॉस बनाना है, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, बाकी 6 इधर आ जाएंगे। ठीक है, और इसका एक डॉट इधर आ जाएगा, ये एक बॉन्ड हो गया, और बाकी 3 ये आ गया। स्टेट 1 यूज ऑफ क्लोरीन। अच्छा, क्लोरीन हमारे पास एंटी माइक्रोबियल होता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया को मारता है। ठीक है, हमने देखा है कि क्लोरीनेशन होती है बेसिकली एक प्रोसेस जिसमें हम पानी में डालते हैं क्लोरीन, ताकि पानी को साफ किया जाए। स्विमिंग पूल्स में देखा जाए, स्विमिंग पूल में हम डालते हैं क्लोरीन ऐसे, तो किल्स बैक्टीरिया। हम इसके एक यूज लिख सकते हैं। एक्वस क्लोरीन रिएक्ट्स विद पोटेशियम ब्रोमाइड। अच्छा, क्लोरीन हमारे पास रिएक्ट कर रहा है पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ। स्टेट द कलर ऑफ Br2 एक्वस। ब्रोमीन का कलर क्या होता है? ऑरेंज ब्राउन, ये पता होना चाहिए। ये हमारे पास बेसिकली KBr जो है एक
रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो अभी देखें ये वही वाला रिएक्शन है इसका, रिड्यूसिंग एजेंट वाला। यहाँ पे कलरलेस है, ठीक है, सही कलरलेस है यहाँ पे। यहाँ पे जब Br2 बन जाएगा तो ब्राउन कलर्स के पास आ जाएगा। तो बेसिकली ये रिडॉक्स रिएक्शन में कलर चेंज हुआ होगा, कलरलेस टू ब्राउन, ऑरेंज ब्राउन। क्लोरीन हमारे पास 0 से -1 पे जा रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है, यानी क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है। क्लोरीन क्यों रिड्यूस हो रहा है? क्योंकि पोटेशियम ब्रोमाइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो जिसके साथ रिएक्ट करेगा वो रिड्यूस हो जाएगा। क्लोरीन रिड्यूस हो गया और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। पोटेशियम ब्रोमाइड खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, किस तरह? ब्रोमीन के ऊपर -1 चार्ज है, इधर आ जाएगा चार्ज 0 आ जाता है। जो मॉलिक्यूल होते हैं चार्ज 0 होता है उनके अंदर, ठीक है। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है यहाँ। Explain using the ideas about reactivity of halogens why aqueous bromine does not react with aqueous potassium chloride। अच्छा, ये हमने ग्रुप 7 की रिएक्टिविटी में पढ़ा है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ग्रुप 7 में रिएक्टिविटी हमारी बढ़ती है। तो क्लोरीन की ज़्यादा रिएक्टिविटी है हमारे पास ग्रुप 7 में, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है, ठीक है। फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी है, फिर क्लोरीन की रिएक्टिविटी है, फिर हमारे पास ब्रोमीन की, देन आयोडीन की, ब्रोमीन की देन आयोडीन की। तो हमारे पास बेसिकली रिप्लेस नहीं कर सकता एक्वस ब्रोमीन KCl को, पोटेशियम क्लोराइड को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि लेस रिएक्टिव ब्रोमीन क्लोरीन से। तो क्योंकि लेस रिएक्टिव है, इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा, तो रिप्लेस नहीं कर पाएगा, सिंपल। ब्रोमीन इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, डिस्क्राइब द अरेंजमेंट एंड सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स इन लिक्विड। लिक्विड में अरेंजमेंट कैसी होती है? रैंडम अरेंजमेंट होती है, सही, रैंडम पार्टिकल मूव कर होता है। सेपरेशन क्लोज, थोड़े क्लोजली होते हैं, एक दूसरे कंपैरेटिवली क्लोज्ड होते हैं, तो सेपरेशन थोड़े क्लोज है और अरेंजमेंट रैंडम है। सॉलिड्स की थोड़ी अरेंजमेंट रेगुलर होती है, ठीक है, और सेपरेशन उसमें बिल्कुल ही टाइटली पैक्ड होता है, ठीक है। तो ये कंपैरेटिवली ज़्यादा क्लोजली है देन गैस, ठीक है। CFC chlorofluorocarbons are atmospheric pollutants which deplete the ozone layer। Explain the importance of ozone layer। Describe one problem caused by the depletion of ozone layer। इंपॉर्टेंस क्या है कि जो यूवी रेज हैं उनको ब्लॉक करती है ओजोन, ठीक है। और एक प्रॉब्लम क्या होगी, अगर यूवी रेज आ जाएंगी, उनको कम ब्लॉक किया जाएगा तो सनबर्न हो सकते हैं, ठीक है। तो ये अभी तक ज्यादातर सवाल थोड़े जनरल थे, सिवाय इनके आपके रिडॉक्स के सवाल और पीरियोडिक टेबल के 1-2 सवाल से, बाकी सारे देखें जनरल है। अब आ जाते हैं थोड़ा ऑर्गेनिक के सवाल आ जाते हैं। The alkanes are homologous series of hydrocarbons। Give the general formula। जनरल फॉर्मूला का मतलब कि उसमें बेसिकली n एज अ वेरिएबल आ जाएगा, n एक वेरिएबल होगा और कुछ भी आप डालें तो, जैसे एल्केन्स का है CnH2n+2, सही। एल्कीन्स का क्या है? CnH2n। तो इसमें n की कोई भी वैल्यू डालें, 1 डालूंगा तो मैं 1 कार्बन कंपाउंड आ जाएगा, मिथाइल आ जाएगा, मेथ आ जाएगा, एथ आ जाएगा, प्रोप आ जाएगा, इस तरह चल रहा है। तो जनरल फॉर्मूला में ये लिखना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है तो क्या होता है उसमें, पूरे पूरे वैल्यूज आती, C3H7 कुछ इस तरह। अल्केन्स का पूछते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो किसी भी एक अल्केन का लिख देते। लेट्स से अगर प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है तो C3H8 हो जाएगा, ठीक है, इसमें वैल्यूज आती है। नेम दिस अल्केन। 1 2 3 4 4 कार्बन है और अल्केन है, ठीक है। तो कौन सा होगा? सिंपल, ब्यूटेन। Draw the structure of different isomer of this alkane। अच्छा, हमने आइसोमर वाली वीडियो पे देखा कि अल्केन्स का आइसोमर किस तरह बनेगा। अभी देखें 4 कार्बन्स का बना हुआ है, तो मैं इसको एक कार्बन रिड्यूस करके इसकी एक ब्रांच लगा दूं। अगर मैं एक ब्रांच बना दूं
एच इधर आ जाएगा, एच इधर, एच 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 एच। इसको क्या सबूत है कि ये ब्यूटेन ही नहीं है, ये ब्रांच्ड है। सबूत ये है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखूंगा मैं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 3 कार्बन की है, ठीक है। और जो ग्रुपिंग आ रही है, जो ब्रांच आ रही है, वो सेकंड कार्बन पे आ रही है। अगर मैं यहाँ से गिनूँ 1 2 3, तो इसका नाम है बेसिकली 2 मिथाइल। क्यों? क्योंकि सेकंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड, 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। तो नाम क्योंकि डिफरेंट है देन ब्यूटेन, सो बोथ आर एन आइसोमर। Fractional distillation of crude oil produces fractions containing alkanes of different chain length. Separation by fractional distillation depends on physical properties of fractions. अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट से डिफरेंशिएट होती है, ये एक फिजिकल प्रॉपर्टीज है, इसके बेस में हम सेपरेट करते हैं। अच्छा, ये इनके फंक्शंस आते हैं, एक एक मार्क के आ जाते हैं। सारी फ्रैक्शन डिस्टिलेशन के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके फंक्शंस आते हैं एक एक मार्क के। तो नैप्था का फंक्शंस आया हुआ है, उसका केमिकल्स अगर हमें बनाने हैं तो हम नैप्था का इस्तेमाल करते हैं। इसका मैं एक अटैच कर देता हूँ, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का डायग्राम से समझ आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट पॉज करूँ। तो अब अगर मैं ये सेव माई एग्जाम्स की वेबसाइट पर आ जाऊँ, इसमें किस तरह हम क्रूड ऑयल को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं क्रूड ऑयल की। इसमें अगर हम हॉट, आपके पास नीचे बेसिकली टेम्परेचर हाई होता है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं टेम्परेचर कम होता है, और ये सारे जो है ना बॉइलिंग पॉइंट है, कि जिसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है उस हिसाब से सेपरेशन हो रही है। जैसे ब्यूटामिन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा आपके पास हाई है, तभी नीचे फिर जैसे ऊपर जा रहे हैं लेस लेस बॉइलिंग पॉइंट चाहिए। तो सेपरेशन बेस्ड ऑन बॉइलिंग पॉइंट हो रही है, ठीक है। सारे प्रोडक्ट्स भी लिखे हुए हैं और इनके यूज़ भी लिखे हुए हैं, तो ये बहुत अच्छा डायग्राम है, तो इसको आप रेफर कर सकते हैं। फिर हम आपसे आते हैं पार्ट डी। लार्जर एल्केन मॉलिक्यूल्स आर क्रैक्ड टू फॉर्म स्मॉलर एल्केन मॉलिक्यूल्स। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रैकिंग लार्जर एल्केन्स इनटू स्मॉलर एल्केन्स। तो जो हमारे पास लार्जर एल्केन्स होते हैं वो हम कह सकते हैं कि लेस यूजफुल होते हैं या कम डिमांड में होते हैं। हमारे पास स्मॉलर एल्केन ज़्यादा फायदेमंद है, उसको जलाना आसान है। लेट से मैं आपको दूं C20, सही है, मतलब 20 कार्बन का कंपाउंड दूं, उसको बर्न करना मुश्किल होगा, वो लेस यूजफुल होगा। जबकि अगर मैं आपको छोटा कोई कार्बन कंपाउंड दूं, लेट से CH4, तो मीथेन गैस है, मीथेन गैस हमारे पास यूज होती है कुकिंग के लिए, तो उसकी ज़्यादा यूजेस हैं। स्मॉलर एल्केन्स के हमारे पास ज़्यादा यूज होती है। तो इसकी वजह यही है क्रैकिंग की, कि ताकि हमारे पास शॉर्टर चेन एल्केन आ जाए। शॉर्टर चेन एल्केन, शॉर्टर चेन हाइड्रोकार्बन से क्या होता है, वो हमारे पास ज़्यादा यूजफुल है, ठीक है। तो वो अगर आ जाएंगे तो हम उसको इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं। सिंपल स्टेट 2 कंडीशन नीडेड फॉर क्रैकिंग: हाई टेम्परेचर और कैटलिस्ट। कैटलिस्ट या हाई प्रेशर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हमने क्रैकिंग का भी पढ़े हैं कंडीशंस। अच्छा, एम्पिरिकल फॉर्मूला का सवाल है, इसमें हमें कार्बन की परसेंटेज दी हुई है, हाइड्रोजन की दी हुई है, क्लोरीन की दी हुई है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला सबसे पहले क्या करेंगे, सबको अपने अपने MR से डिवाइड कर देंगे। 37.8 डिवाइडेड बाई 12, तो ये कार्बन के लिए हो जाएगा। और हाइड्रोजन के 6.3 डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा। क्लोरीन के लिए 55.9 डिवाइडेड बाय क्लोरीन का MR 35.5 हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम एक एक एटम का MR लेते हैं वैसे। तो हमारे पास जो कुछ रिजल्ट आएगा वो इस तरह का आएगा, 3.15 डिवाइड करके ये आ जाएगा 6.3, क्योंकि डिवाइड बाय 1 एज इट इज 1.57। अब हम क्या करते हैं, जो सबसे छोटी छोटी वैल्यू आई है इन तीनों में से, या चार होते तो चारों में से, उसको हर एक से डिवाइड कर देंगे। तो इसको डिवाइड बाय 1
1.57 डिवाइड बाय 1.57 डिवाइड बाय 1.57, तो सबसे छोटी वैल्यू तो 1 हो जाएगी खुद ब खुद। ठीक है, ये तकरीबन 4 के आसपास राउंड ऑफ करके इतना ही बनेगा। ठीक है, और उसको राउंड ऑफ करेंगे तो 2 के आसपास बनेगा। तो ये है हमारे पास इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, ammonium sulfate is a fertilizer. Explain why farmer put fertilizer on soil where crop are grown. फर्टिलाइजर क्यों डालते हैं भाई? क्रॉप की यील्ड अच्छी करने के लिए, टू इंक्रीज क्रॉप यील्ड। कि क्रॉप की यील्ड बेहतर करने के लिए। Explain why farmer do not add calcium hydroxide to soil. अच्छा, ये लास्ट पास में डिस्कस किया, क्यों नहीं ऐड करते, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसलिए क्योंकि अमोनिया निकलता है, अमोनिया रिलीज होता है जब हम बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं किसी अमोनियम फर्टिलाइजर को। ठीक है, अमोनिया एस्केप कर जाएगा तो हमारे पास नाइट्रोजन का कंटेंट कम हो जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा अब जल्दी जल्दी चलूंगा, टाइम थोड़ा कम है, इसको जल्दी से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। एक्सप्लेन द परसेंटेज बाय मास ऑफ नाइट्रोजन एंड अमोनियम सल्फेट। तो अमोनियम सल्फेट का इन्होंने फॉर्मूला दिया हुआ है, इसका एमआर निकालेंगे आप। एमआर पीरियोडिक टेबल को देख के उसको पहले कैलकुलेट करें, तो एमआर आपके पास आएगा 132 इसका। सही, टोटल एमआर क्या है? 132। नाइट्रोजन कितने हैं? 2 नाइट्रोजन है। ठीक है, नाइट्रोजन इंटू 2। एक नाइट्रोजन का एमआर कितना होता है? 14। तो 2 का क्या हो जाएगा? 14 इंटू 2 28। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, परसेंटेज पे मास ऑफ नाइट्रोजन आ जाएगा। 3 मार्क को फर्क है। ये इस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई अमोनियम, आपके पास अमोनियम सॉल्ट होगी, वो Na के साथ वो किसी बेस के साथ रिएक्ट कर रही होगी, और एंड में आपके पास ये जो इक्वेशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लें, इसको आपने रिवाइज करना है आपसे। तो जब भी कोई अमोनियम सॉल्ट रिएक्ट करती है आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड या किसी भी बेस के साथ, तो अमोनिया तो निकलती है। ठीक है, तो NH3 तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि NH3 अभी हमने ऊपर ही बोला कि निकलती है। पानी भी निकलता है, H2O। ठीक है, और हमारे पास एक सॉल्ट निकलती है जो इस केस में होगी, यहाँ से सल्फेट आयन आ जाएगा, यहाँ से सोडियम आयन आ जाएगा, तो Na2SO4। ठीक है, बाकी फिर हम इसको बैलेंस कर लेंगे, तो 2 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, ये बैलेंस हो जाएगी। ये इक्वेशंस आपने देख के जानी है अमोनियम की सोडियम बेस के साथ वाली। ये बड़ा आसान है। रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाना है। तो ये गया, और एंडोथर्मिक है तो ये आ गया, यहाँ पे एंथैल्पी चेंज आ गई जो कि पॉजिटिव है, ये हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी आ गई। यहाँ रिएक्टेंट, ये सारी रिएक्टेंट इधर लिख दीजिएगा, ये प्रोडक्ट इधर लिख दीजिएगा, ये 2 मार्क मिल जाएंगे पूरे। तो इसको एक्टिवेशन एनर्जी लेवल 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 भी कर लीजिएगा। ठीक है, मार्क्स होते हैं लेवल में। यूज दिस इक्वेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्या हो रही है? Zn जा रहा है Zn2 प्लस पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके। ठीक है, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास गेन करेगा, जा रहा है, कॉपर बन रहा है। ठीक है, यूज द इक्वेशन आइडियाज अबाउट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो बस ये बता दें, कॉपर लूज कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है। ठीक है, तो रिडक्शन, ये आपके पास ऑक्सीडेशन हो रही है, ये आपके पास रिडक्शन हो रही है, बस ये एक्सप्लेन करना है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बता दीजिएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। ये एक्वस अमोनिया, ये हमारे पास एक्वस अमोनिया, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड आ जाता है। ये कैटायंस का बेसिकली आपके पास टेस्ट होता है। टेस्ट जिंक आयन का है। ठीक है, सिंपल, ये डिट्टो कॉपी वो टेबल है, बस आपने वो याद करना है, वो ATP में आता है, यहाँ भी आता है, इसके 3-4 मार्क के सवाल। मोल्टेन जिंक क्लोराइड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, प्रोडक्ट्स एनोड एंड कैथोड। एनोड में क्या आ जाएगा? मोल्टेन है तो 2 ही आयन है, Zn2 प्लस और Cl माइनस, तो हमारे पास एनोड में आ जाएगा क्लोरीन, क्लोरीन बन जाएगा Cl- आयन से। ठीक है, और जिंक जो है मेटल, कैथोड पे आ जाएगा। प्रोडक्ट फॉर्म हमने लिखना है वैसे। जिंक क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है, तो आयनिक कंपाउंड का क्यू हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है,
स्ट्रक्चर ऑफ बॉन्डिंग के हिसाब से बता दें। ये वजह ये होती है कि हाई इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द आयन ज्यादा होती है। ठीक है, अट्रैक्शन ऑफ आयंस वो ज्यादा होती है। आयोनिक लैटिस है, पहले बताएंगे आयोनिक लैटिस है, बॉन्डिंग एक्सप्लेन करेंगे, फिर स्ट्रक्चर की वजह से स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन जिंक क्लोराइड है तो Zn2+ आयन एंड Cl- आयन, तो इनके दोनों के दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, मीटिंग में ख्याल में एंड होने वाली होगी जल्द, देखते हैं क्या होते हैं। स्टेट वाई एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड, अच्छा ये उसी का सवाल है। हेमेटाइट से हम जो एल्यूमिनियम निकालते हैं फिर उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, इसमें ये सब आता है। स्टेट बाय एल्युमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस नॉट बाय रिडक्शन ऑफ कार्बन, क्योंकि कार्बन से ज़्यादा रिएक्टिव है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव। ठीक है, ज़्यादा रिएक्टिव है तो ऑफ कोर्स डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पाएगी। स्टेट वन प्रॉपर्टी ऑफ एल्युमिनियम विच मेक्स इट सूटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट, लो डेंसिटी, ये भी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी और इसके साथ ही पढ़ी थी कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट के साथ। स्टेट वन एडवांटेज ऑफ रिसाइकलिंग मेटल सच एज एल्यूमिनियम एंड कॉपर, ताकि इसकी ओर्स जो है वो कंजर्व रह सके, मतलब जितना ज्यादा बचा रहेगा उतना ज्यादा फायदा है ना हमारे पास, वरना रिन्यूएबल नहीं है ना ये, इनकी ओर्स मतलब काफी टाइम लेती हैं बनने में। स्टेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बाय वॉल्यूम इन ड्रायर, अच्छा ड्रायर का आपको पूरा वो कितना क्या क्या कितना परसेंट है वो सब याद होना चाहिए। ठीक है, 78% नाइट्रोजन होती है। प्रेशर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, गैसेस के बीच में प्रेशर इंक्रीज होगा, इधर 2 मोल्स हैं रिएक्टेंट के, 2 मोल्स हैं प्रोडक्ट के, प्रेशर इंक्रीज होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर लेट से कहीं कम मोल होते, इधर 2 की जगह 1 मोल होता, ठीक है, तो अगर प्रेशर इंक्रीज करता मैं तो यहाँ रिएक्शन जाता राइट की तरफ। ठीक है, अभी फिलहाल नो इफेक्ट है क्योंकि दोनों जगह 2 मोल है। हम चेक भी कब करते हैं, आफ्टर बैलेंसिंग द इक्वेशन, तो यहाँ बैलेंस्ड इक्वेशन है तो फिर हमने चेक किया है, याद रखिएगा बैलेंसिंग पहले चेक करनी है आप। The table shows the concentration of nitrogen oxide in a closed container at 3 different temperature। तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO इंक्रीज हो रही है। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, NO ज्यादा से ज्यादा बन रहा है, क्यों बन रहा है, क्योंकि इंथैल्पी चेंज हमारे पास हमारे पास ये एंडोथर्मिक होगा। अगर एंडोथर्मिक है, डेल्टा H पॉजिटिव है इसका, ठीक है, एंडोथर्मिक है तो अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर होता है, क्योंकि एंडोथर्मिक कूलिंग भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो लेट से टेम्परेचर बढ़ा तो वो उल्टा करेगा, सही, इक्विलिब्रियम हमारा उल्टा काम करता है, वो जाएगा ठंडे की तरफ, तो आगे की तरफ जाएगा, कूल करने की कोशिश करेगा, उस चक्कर में नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ज्यादा बन जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। तो ये कहानी चल रही है इधर। ठीक है, इसको एक्सप्लेन कर लीजिएगा। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया एंड वाटर, खुद बताया मैं प्रोजेक्ट, ये प्रोडक्ट्स बताया मैं और रिएक्टेंट बताया मैं, बस बैलेंस करना है। इसको बैलेंस करने की जगह 2 5, इधर भी 2 आ जाएगा और इधर भी 2 आ जाएगा। स्टेट वन सोर्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इन एटमॉस्फेयर, जो कंबशन इंजन होते हैं व्हीकल्स में उनमें फॉसिल फ्यूल से भी आ सकती है। ठीक है, तो बहुत सारी सोर्सेज हैं। स्टेट वन इफेक्ट ऑफ एसिड रेन टू द बिल्डिंग्स, corrosion। ठीक है, आयन प्रेजेंट इन ऑल एसिड H+ आयन। ठीक है, थोड़े बहुत जनरल सवाल है। रिड्यूस द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, C4। कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन है, C6 H6। कितने ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 O4। ठीक है, प्रोपेनोइक एसिड मेथनॉल के साथ रिएक्ट करेगा, एस्टर बनाएगा, कौन सा बनाएगा,
पता होना चाहिए, मिथाइल प्रोपेनोइड बनाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका आइल आ जाता है उसके आगे एसिड का नाम के साथ ओ एट आ जाता है, ठीक है, तो मिथाइल प्रोपेनोइड बनेगा। इसका अपने स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। मिथाइल एक कार्बन, ऑक्सीजन, प्रोपेनोइड इस तरह कनेक्टेड होगा, तीन कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन कनेक्ट कर लीजिएगा। ये बेसिकली आपका इसका ग्रुप है अल्कोहल का, ये एसिड का, एसिड का OH निकलेगा, अल्कोहल का H निकलेगा।